हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी इस वैश्विक महामारी में पाठ्यक्रम को जानेंगे। इस पाठ्यक्रम में से 30% पाठ्यक्रम को विषय विशेषज्ञों द्वारा कम किया गया है और 70% जो पाठ्यक्रम है पूर्व जो निर्धारित थे उसमें से पढ़ना है। अब हमें यह जानना है या आपके मन में भी बार बार यह प्रश्न उठ रहा होगा, वह 30% जो सिलेबस कम किए गए हैं उसमें से कौन कौन से अध्याय को हटाया गया है और किन किन अध्याय को पढ़ना है, उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। विषय हिंदी सबसे पहले, हाई स्कूल कक्षा 10 का ये है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नोक्त 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। निर्धारित जो पाठ्य वस्तु है गद्य में जो माइनस की गई है, जो घटाया गया है, क्या लिखूं पदम लाल पुन्ना लाल बख्शी का, यह अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ईर्ष्या तो गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का, ये भी हमको नहीं पढ़ना है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती की, ये भी अब नहीं पढ़नी है। काव्य में आपको सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा चंद्रलोक में प्रथम बार, ये भी नहीं पढ़ना है। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित वर्षा सुंदरी के प्रति, ये भी नहीं पढ़ना है। और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित जवानी भी नहीं पढ़ना है। संस्कृत में हमें वर्षा सुंदरी यहाँ तक, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जवानी भी, केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित नदी भी नहीं पढ़ना है। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित युवा जंगल भी नहीं पढ़ना है। संस्कृत में केन किम वर्धते यह नहीं पढ़ना है। अन्युक्ति विलासा भी नहीं पढ़ना है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में समास में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास अब नहीं पढ़ना है। संधि में वृद्धि संधि नहीं पढ़ना है। सर्वनाम में जो रूप आप याद करते थे तद और युष्मत अब नहीं पढ़ना है। धातु रूप में दृश्य और पक्ष धातु के रूप नहीं पढ़ना है। अब जो 70% पाठ्यक्रम जो है वह निम्नवत है, जो पढ़ना है उसे अब जानना है। जो नहीं पढ़ना था वो ऊपर है आपके। अब हमें ये देखना कि 70% में हमें पढ़ना क्या क्या है। अब देखिए कि 70 अंकों की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा। इस तरह से टोटल 100 अंक होंगे हमारे। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग, जिसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी 5 अंक आपको मिलेंगे। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग 2 युगों को पढ़ना है। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय में रीतिकाल और आधुनिक काल, यहाँ से भी आपको 5 अंक मिलेंगे। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न, 3 प्रश्न रहते हैं। ये टोटल आपके 6 अंक आपको मिलेंगे। 2 नंबर संदर्भ पे, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या पे और 2 प्रश्न, वह जो पैराग्राफ आपका दिया रहता था उस पैराग्राफ से प्रश्न बनता था। काव्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य के तत्व, इस पे आपको 6 अंक मिलेगा। 1 नंबर संदर्भ पे, 4 नंबर व्याख्या पे और 1 नंबर काव्य सौंदर्य पे। चौथा जो प्रश्न होगा आपका, संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। संस्कृत गद्य या अथवा पद्य से दिया रहेगा तो यहाँ से आपको 4 अंक मिलेंगे। संदर्भ के लिए 1 अंक और आप जो उसकी अनुवाद करेंगे उसके लिए 3 अंक। निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों का जीवन परिचय एवं रचनाएं आपका 6 अंक का होता है, जिसमें आपको 2 नंबर जीवन परिचय पर और 1 नंबर रचना पर मिलती है। संस्कृत में निर्धारित पाठों के कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में 9 आया हो, आपको 2 अंक का मिलेगा। संस्कृत में निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरी प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर 2 अंक आपको इस पे मिलेगा।
सातवां जो प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा से पहले से सबको नोट करनी है आपकी अपनी कॉपी में कि हमको पढ़ाई अब कैसे करनी है टारगेट के हिसाब से। अब देखिए काव्य सौंदर्य के तत्व, आपका रस जो है हास्य रस एवं करुण रस की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, आपका 2 अंकों का होगा। ये 6 अंक 3 पे मिलेगा। अलंकार में, अर्थालंकार में रूपक, उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार 2 अंक का। ग नंबर जो है आपका छंद में सोठा रोला, लक्षण उदाहरण एवं पहचान। हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, उपसर्ग, कौन कौन से उपसर्ग पढ़ना, अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परिशु, इन्हीं उपसर्गों पर आधारित आपको कोई 3 बनाने रहेंगे, 3 अंक आपको इस पे मिल जाएंगे। दूसरा प्रत्यय में कौन कौन पढ़ना, आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट, इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। फिर समास में द्वंद्व और द्विगु समास, तत्सम शब्द आपको तैयार करना और पर्यायवाची शब्द तैयार करने 2-2 अंक। संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद, अब देखिए कि संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद से संबंधित संधि में यण संधि परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। शब्द रूप में सभी विभक्तियों वचनों में संज्ञा में फल, मति, मधु और नदी का तैयार करना। धातु रूप लट्ल, लोट, लिट, विधिलिंग और लंग लकारों में पठ और हस धातु का तैयार करना है। घ है आपका हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। और 10वां है निबंध रचना, वैज्ञानिक हो सकता है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। ये 6 अंकों का होगा। और खंड काव्य संक्षिप्त कथा वस्तु घटना एवं चरित्र चित्रण आपका 3 अंक का होगा। अब देखिए कि यह निर्धारित पाठ्य वस्तु में जो हमको पढ़ना है, ये देखिए कि आपका आंतरिक मूल्यांकन के 2, ये तो विद्यालय अपने हिसाब से करता है। गद्य में मित्रता पढ़ने रामचंद्र शुक्ल के, ममता पढ़ने जयशंकर प्रसाद के, भारतीय संस्कृत राजेंद्र प्रसाद के और अजंता पढ़ने भगवेश्वर उपाध्याय के। यानी ये 4 अध्याय हमको गद्य में पढ़ना है। अब बात आती है पद्य में। पद्य में हमें पढ़ना सूरदास के पद, तुलसीदास के धनुष भंग और बनपथ, रसखान के सवैये कवित्त, बिहारी की भक्ति नीति, रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिरिया, महादेवी वर्मा का हिमालय से, सुमित्रानंदन पंत का छींटे, माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत और श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। संस्कृत हेतु हमें पढ़ना है वाराणसी, देश भक्त चंद्रशेखर, छंदोगयोपनिषद, षष्ठोध्याय, भारतीय संस्कृति, वीरः वीरेण पूज्यते, आरुणि सेतुकेतु संवाद और जीवन सूत्राणि, इस संस्कृत में हमको पढ़ने हैं। देखिए खंड काव्य जिले के हिसाब से तो इधर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें मातृभूमि के लिए पढ़ना होता है गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, यानी महाराजगंज वालों को भी यही आपका पढ़ना रहता मातृभूमि के लिए। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का है, आप अलग जिस जिले के हैं आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कक्षा 10वीं के ही अंग्रेजी विषय के पाठ्यक्रम में क्या कम क्या। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो प्रोज वाले पोर्शन में टार्सवियरर्स जो W.M. रायबर्न द्वारा लिखा गया था उसे अब नहीं पढ़ना है, और इंडियन म्यूजिक्स, स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ए भी अब हमको R. श्रीनिवासन के द्वारा लिखा था वो भी नहीं पढ़ना है। पोइट्री में द नेशन बिल्डर्स R.W. इमर्सन की थी, ये भी नहीं पढ़नी है। सप्लीमेंट्री में द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज J.C. ओवेंस की थी, ये भी हमें नहीं पढ़नी। इस तरह से टोटल हमें 4
लेसन 2 प्रोज में, 1 पोइट्री में और 1 सप्लीमेंट्री में नहीं पढ़नी है। अब बात आती जो 70% पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में हमको क्या पढ़ना है। 70 अंकों का तथा 3 घंटे का समय होगा। तो इसमें जो पढ़ना है उसे देखिए। प्रोज में इंचेंटेड पूल सी राजगोपालचारी के, इसे पढ़ना है। ए लेटर टू गॉड जी.एल. फुएंट्स की है। द गंगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की है और सॉक्रेटिस रोधा पावर की है। ये 4 लेसन पढ़ना हमको प्रोज में। पोएट्री में द फाउंटेन जेम्स रसेल लोवेल की, द साम ऑफ लाइफ एस.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो की और द विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू की। 3 लेसन हमें पोएट्री में पढ़नी है। 16 अंक इसमें, 7 अंक आपको इसमें मिलेंगे। 12 अंक आपको सप्लीमेंट्री रीडर से द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस और द जजमेंट सीट ऑफ द विक्रमादित्य बाय सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। यह हमको सप्लीमेंट्री में 2 लेसन पढ़ना है। अब बात आती है ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, जो 15 मार्क्स का है उसमें क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन में इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस टाइप्स, द वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी, हैव, डू, मॉडल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, टेंस में फॉर्म एंड यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ट्रांसलेशन में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपके 4 अंकों के होंगे। कंपोजिशन में जो आपके लॉन्ग कंपोजिशन आपके 6 मार्क्स के होंगे। कंट्रोल कंपोजिशन 2 तरह के होंगे आपके, टोटल 6 मार्क्स के। लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग 4 अंक के और कंप्रहेंशन अनसीन जो पैसेज आपके लास्ट में मिलेंगे वो भी आपके 6 अंकों के होंगे। अपेंडिक्सेस, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड, सिनोनिम्स एंड एंटीनोम्स, क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स और ग्लॉसरी, ये जो लास्ट में आपके बुक के दिए रहते हैं उसके लिए है। यानी टोटल आपके जो सिलेबस में अब जो पढ़ने हैं यही है इंग्लिश में, कि आपको 4 लेसन प्रोज में, 3 लेसन पोइट्री में, 2 लेसन सप्लीमेंट्री में और एक ग्रामर की पोर्शन है। इसके बाद संस्कृत विषय का है। अभी आप लोग कमेंट करेंगे, अगर संस्कृत की ज़रूरत रहेगी तो मैं डाल दूंगा। अब हम गृह विज्ञान के सिलेबस को देखेंगे कि इन्होंने भी जो अपना 30% सिलेबस को कम किया है वह क्या है। गृह प्रबंध, घर की सफाई और सजावट को नहीं पढ़ना है। स्वास्थ्य रक्षा में घरेलू विधियों से जल शुद्ध करना नहीं पढ़ना। वस्त्र और सूत विज्ञान, कपड़ों एवं धुलाई तथा रख रखाव, धोने की विधियाँ और इस्त्री करना नहीं पढ़ना है। भोजन तथा पोषण विज्ञान, रसोई घर की व्यवस्था, देखरेख की सफाई नहीं पढ़ना है। प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, मानव अस्थि संस्थान तथा संधियाँ ये भी नहीं पढ़नी है। और 5वां घायल स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना 70% पाठ्यक्रम में वह क्या है देखिए। यह गृह प्रबंध आपका 15 अंकों का होगा। स्वास्थ्य रक्षा 15 अंकों का। वस्त्र और सूत विज्ञान आपका 10 अंक का। भोजन तथा पोषण विज्ञान 15 अंकों का। प्राथमिक चिकित्सा तथा गृह परिचर्या आपका 15 अंक का। कुल 70 अंक का आपका होगा। गृह प्रबंध में हमें देखिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन, आय व्यय और बचत डाकखाना और बैंक के माध्यम से, गृह गणित, दशमलव, जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग, रुपया, पैसा, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर के संदर्भ में, प्रतिशत लाभ हानि तथा साधारण ब्याज पर सरल गणनाएं। स्वास्थ्य रक्षा में जल के स्रोत और उपयोग, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, पेचिश, अतिसार, हैजा, पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन, कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनके रोकथाम, चेचक, छोटी माता, खसरा, डिप्थीरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, कुकुर खांसी, पित्त ज्वर, मस्तिष्क ज्वर, रेबीज, हेपेटाइटिस ए, बी, एस, ई, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हाथी पांव, टिटनेस, क्षय रोग, विषैला भोजन, फूड पॉइजनिंग। वस्त्र और सूत विज्ञान जो 10 अंकों का आएगा उसमें हमको पढ़ना है सिलाई की
बेबी फ्रॉक या कुर्ता पैजामा या पेटीकोट उपलब्धता के अनुसार हाथ की सिलाई अथवा मशीन की सिलाई द्वारा। भोजन तथा पोषण विज्ञान जो 15 अंकों का होगा। भोजन पकाने और परोसने की आधारित विधियाँ, तत्वों की सुविधा का ध्यान रखना, निम्न रोगों के रोगियों का भोजन, रोग की अवधि में और स्वास्थ्य लाभ के समय का भोजन, तीव्र ज्वर और दीर्घ स्थायी ज्वर, अतिसार, पेचिश, गैस्ट्रोटाइटिस, मियादी बुखार, मलेरिया, क्षय रोग, लू लगना आदि। प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या जो 15 अंकों का है, उसमें हड्डियों की टूटना और मूंछ, श्वसन तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया, रोगों का स्पंज करना, गर्म से भपारा लेना, बर्फ की टोपी का प्रयोग, नाड़ी, श्वास गति और ताप का चार्ट बनाना। इधर आपके प्रयोगात्मक हैं जो 30 अंकों के आपके होंगे खंड को। यह मूल्यांकन विद्यालय स्तर पे होंगे, जो विद्यालय अपने हिसाब से इसे निर्धारित करेगा। अब हम जानेंगे विज्ञान विषय का जो पाठ्यक्रम है उसे कितना माइनस किया गया है। देखिए, ये तो बार बार हर सब में लिखा है। धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों के निर्माण तथा गुणधर्म, यह अब हमको नहीं पढ़ना है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डोब्राइनर के त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को अब नहीं पढ़ना है। जंतुओं तथा, यह आपका केमिस्ट्री पोर्शन का हो गया 2 लेसन। जंतुओं तथा पौधों के नियंत्रण में समन्वय, पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियाँ तथा अनैच्छिक पेशियाँ, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन। अब प्राकृतिक संसाधन, ये बायो वाले पोर्शन में ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस नहीं पढ़ना हमारा। पर्यावरण में परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, अपवर्तन में हमको आवर्धन और लेंस की क्षमता नहीं पढ़नी है। प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, यह सिलेबस से हटा दिया गया है। विद्युत वाले चैप्टर से आपका क्या क्या हटा है? दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ। उपयुक्त अनुक्रम, अब 70% पाठ्यक्रम में जो हमें पढ़ना है वह क्या है? देखिए, रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार जो आपको 20 अंकों का होगा। जैव जगत 20 अंकों का, अपवर्तन से 12 अंक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 अंक और प्राकृतिक संसाधन 5 अंक, अर्थात टोटल आपको 70 अंक मिलेंगे। 30 अंक आपका विद्यालय से टोटल 100 अंक है। अब देखते हैं कि इसमें से क्या पढ़ना है हमें। रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार में उसमें से भी नहीं न कुछ माइनस किया गया है। रासायनिक समीकरण जानना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ें थी, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था, इन्होंने नहीं हटाया इसे, बहुत ही लाभ की बात है। अम्ल क्षार तथा लवण में H+ आयन तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषाएं। सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाने की अवधारणा, लघुगण से संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है। यानी pH वैल्यू में अब लघुगण के आधार पर जो हम सॉल्यूशन करते थे उसकी आवश्यकता नहीं है। दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के विधि तथा उपयोग। इसमें से एक तय है कि आएगा तो आएगा। धातु एवं अधातु में से हमें क्या हटा दिया गया, क्या बचा? सक्रियता श्रेणी पढ़ना है, धातुक्रम की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण तथा उसका निवारण, इन 4-5 बिंदुओं को पढ़ना है। कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध, कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक,
हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन, इतने का केवल हमके के नाम पद्धति यानी यूपीएससी में अब हमको हैलोजन ग्रुप, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन पढ़ना है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, केवल गुणधर्म तथा उपयोग, साबुन तथा अपमार्जक। तत्वों के वर्गीकरण में कुछ पार्ट हटा दिए गए, लेकिन क्या क्या पढ़ना है। वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, जो हमारे ये 20 अंक के होंगे। इसके बाद से पुनः 20 अंक का हमारा इधर बायो पोर्शन में जैव जगत से क्या क्या पढ़ना है। जैव प्रक्रम में सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन के मूलभूत अवधारणा। प्रजनन में जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति तथा जनन स्वास्थ्य। आनुवांशिकता एवं जैव विकास में आनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना। इकाई तीसरा जो है आपका प्राकृतिक घटनाएं, संवृत्तियाँ, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र निगमन नहीं, यानी सीधे हमें दर्पण सूत्र नहीं बल्कि 1/f बराबर 1/v + 1/u केवल जानना है। अपवर्तन में हमको अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण बनना। विद्युत का जो प्रभाव है इसे पढ़ना है। विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध आपका क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो 13 अंकों का होगा, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा एवं आवृत्ति पढ़ना है। इकाई 5 जो हमारा प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना, हमारा पर्यावरण, पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, यह आपका दिया है। जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला, पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, यह हमें विज्ञान विषय में पढ़ना है। यह प्रयोगात्मक आपके 30 अंकों के होंगे। अब हम गणित विषय के पाठ्यक्रम को जानेंगे। देखिए, बीजगणित के इकाई 2 से क्या क्या चीज़ें कम की गई हैं। बहुपद के शून्यांक,
द्विघात बहुपदों के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, यह अब सिलेबस से हटा दिए गए हैं। वृत्त में वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, क्या नहीं पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये भी अब हमें नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अनुप्रयोग, यह सिलेबस से हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति में आपका त्रिकोणमिति के जो सर्वसमीकरण हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करने तथा इसका अनुप्रयोग भी सिलेबस से हटा दिया गया है। प्रायिकता का सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न भी हटा दिए गए हैं। अब जो 70 अंकों में हमको पढ़ना है वह क्या क्या चीज़ें हैं। संख्या पद्धति जो 5 अंकों का होगा, बीजगणित 18 अंक, निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक, ज्यामिति से 12, त्रिकोणमिति से 10 अंक, मेंसुरेशन से 10 अंक और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से भी 10 अंक आपके हैं। संख्या पद्धति में हमें जो पढ़ना है, वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 5 और परिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का शांत और शांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, यानी करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 5 पढ़ना है। अब देखिए इकाई जो 2 है बीजगणित में, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में 2 चरों के में रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, ये करना है। 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदलने वाले समीकरण। अब तीसरा बिंदु है आपका द्विघात समीकरण। देखिए कि मानक जो द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a इज नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना है। यानी जो द्विघात समीकरण उसमें केवल वास्तविक मूल का, काल्पनिक मूल का नहीं, केवल वास्तविक मूल के द्विघात इसको सूत्रों द्वारा, जो आपका श्रीधराचार्य का सूत्र है उस सूत्र के माध्यम से गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग द्वारा, गुणनखंड वाले में आप समझिए कि मध्य पद को 2 भागों में तोड़कर पूर्ण वर्ग बनाकर, अर्थात इसे a² माइनस b² के रूप का लास्ट में आपको क्वेश्चन को बनाना है, हल निकालना है। द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालना है हमें, d बराबर b² माइनस 4ac और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। देखिए इबारती प्रश्नों से हर वर्ष प्रश्न अवश्य पूछता है, 2-4 नंबर के प्रश्न अवश्य आते हैं। इकाई तीसरा आपका है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें रेखा द्विविमीय है में आपको पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल। यानी आंतरिक विभाजन के प्रश्न दिया है आपका, बाह्य विभाजन का नहीं। इकाई 4 जो है आपका ज्यामिति, यानी त्रिभुज में आपको समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण में यह टोटल आपका 12 अंकों का होगा। इसमें त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समरूप वाले में यह आपको सिद्ध करना है। फिर से आपका क्या है, त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरा है, यदि 2 त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक और आंतरिक कोण बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। चौथा बिंदु है आपका, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा बिंदु है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होता है।
छठवां बिंदु है, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसी का जो छ है आपका, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती होता है। जो है आपका एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जो है आपका, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यानी आपके इतने प्रमेय के विषय में आपको पढ़ना है। रचनाएं जो है आपका क है दिया है कि दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, वो भी आंतरिक आपका, यानी दो संबंधी तीन एक संबंधी चार, जिस अनुपात में कहेगा उस दी हुई रेखा को आपको विभाजित करना होगा। इसी का ख है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। तीसरा बिंदु है, एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है। इसे भी बार बार पूछता है। अब देखिए त्रिकोणमिति से हमारे जो 10 अंक आएंगे वह क्या क्या है। त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, 0 अंश से 90 अंश त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 0 अंश और 90 अंश के बीच के संबंध को, त्रिभुज की सर्वसमीका में जो त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हमको ज्ञात करना है। और तीसरा है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न, प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, उन्नयन अवनमन कोण केवल 30 अंश और 60 अंश होने चाहिए। अर्थात यह हमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद से आता है आपका छठवां बिंदु, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, प्रश्न केवल केंद्रीय कोण 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश के हों। जो दूसरा बिंदु है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, निम्नांकित किन्हीं दो संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय बेलन, शंकु, बेलन है, शंकु है, शंकुछिन्नक, ये पढ़ना हमको। इसका ख है, एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न, एक दूसरे से मिश्रित प्रश्न, दो भिन्न तरह के ठोसे के संयोजन से संबंधित प्रश्न होंगे, इससे अधिक कुछ भी नहीं होगा। अब सांख्यिकी स्टैटिक्स जो है आपका इकाई 7 है। सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ, ये 10 अंकों का आपका है। यानी 10 अंक आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने आ गया, और संचयी बारंबारता निकालने का यदि आपको चार्ट बनाने आ गया तो आपको कुल 10 अंक मिलेंगे। इस तरह से ये मैथ के सिलेबस में है हमारा। अब हम लोग सामाजिक विषय के पाठ्यक्रम को देखेंगे। इसमें इतिहास के जो अंश दिया है, जो आपका माइनस कर दिया गया, घटा दिया गया है। औद्योगिकरण का युग, इसमें से आपका औद्योगिकरण क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति को हटा दिया गया है। उपनिवेशों में औद्योगिकरण, इसे भी हटा दिया गया है। प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, इसे भी हटा दिया गया है। औद्योगिक विकास का अनुटाफन, इसे भी, और वस्तुओं के लिए बाजार, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व में यूरोप में मुद्रण का इतिहास, इसे भी सिलेबस से हटा दिया गया। जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें से हटा दिया गया, और यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट से लोड किया गया है। इसमें किसी तरह का मतलब भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि अपने पास से कुछ भी बनाया गया है। दूसरा बिंदु, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, ये भी सिलेबस में नहीं है। अब इस वर्ष के 2020-21 के लिए राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति के संबंध में
ये भी आपका सिलेबस में नहीं रहेगा इस वर्ष। भूगोल में आपके किन भागों को काटा गया है? विनिर्माण उद्योग में प्रकार, अवस्थितिकी, वितरण केवल मानचित्र पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। नागरिक शास्त्र के अंश में से क्या हटाया गया है? राजनीतिक दल में प्रतियोगिता और प्रतिवाद यानी संघर्ष में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है? भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं? यह आपका नागरिक शास्त्र से हटा दिया गया है। अर्थशास्त्र में से आपके क्या हटाया गया है? मुद्रा तथा साख। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा साख के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थाओं का चयन किया जाए, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा निजी वित्तीय कंपनियां, इसे सिलेबस से हटा दिया गया है। अब जो 70% सिलेबस में जो हमें पढ़ना है इस वर्ष, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? भारत और समकालीन विश्व इतिहास जो है आपका 20 अंकों का, समकालीन भारत दो जो भूगोल है उससे 20 अंक का, लोकतांत्रिक राजनीति दो जो राजनीति शास्त्र है, नागरिक शास्त्र उससे 15 अंक, आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र से 15, इन इतिहास से 20 अंक, भूगोल से 20 अंक, नागरिक शास्त्र से 15 अंक और अर्थशास्त्र से 15 अंक, टोटल 70 अंक, 30 अंक आपका प्रोजेक्ट का होगा। अब हमें देखना कि उस इतिहास में क्या पढ़ना, भूगोल में और नागरिक शास्त्र में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। यदि पुरानी किताब उसमें से भी आप इसे टिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अभी जब टारगेट से नहीं पढ़ेंगे, टारगेट के हिसाब से, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए घटनाएं और प्रक्रियाएं में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये भी है पढ़ना है। जोसेफ मेजीनी आदि के विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं पढ़नी है। भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं। दूसरा है नमक सत्याग्रह। तीसरा है जनजातियों, श्रमिकों एवं किसानों के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं और सामूहिक अपनत्व की भावना। ये 5 बिंदु यहाँ पे पढ़नी है। जो आपका खंड दूसरा है, जो भूगोल का नहीं, अब इतिहास की ही, इसमें जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज, बुंडलीकृत विश्व का बनना यानी पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी 1815 से 1914, विश्व अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद। तीसरा है महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा। और चौथा विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत। मानचित्र कार्य में आपका इतिहास, भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र, अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद 1918 से 1930, दर्शाना और नामांकन तथा पहचान करने की बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927, लाहौर। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण बिहार, नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन, खेड़ा गुजरात किसान सत्याग्रह, अहमदाबाद गुजरात सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह। या आपको उस पे दर्शाना मानचित्र पे, और ये जो चीज़ें हैं इसको तैयार रखिए मानचित्र पे कहाँ कैसे दर्शाना है। छठवां है अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग कांड। पांचवा है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, असहयोग आंदोलन का उद्घोष। और छठवां है डांडे गुजरात, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये छठवां बिंदु है। यह दृष्टि बाधित हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों हेतु मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जो दृष्टि बाधित हैं उनके लिए ये प्रश्न पूछने की बात है। मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इकाई 2 जो है आपका समकालीन भारत 2 यानी भूगोल से जो आपके 20 अंक मिलने हैं,
इकाई पहले से संसाधन एवं विकास। प्रकार प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन नियोजन की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधन एक संसाधन के रूप में भूमि, मिट्टी के प्रकार तथा वितरण, भू उपयोग के प्रारूप में परिवर्तन, भूक्षरण यानी निम्नीकरण तथा संरक्षण के उपाय। दूसरा बिंदु है वन एवं वन्य जीव संसाधन। भारत में वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण। तीसरा है जल संसाधन। संसाधन वितरण, उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल दुर्लभता, संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, वर्षा जल संचयन एक केस स्टडी के साथ। यह निर्देश दिया है अध्याय वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधी कार्य कराए जाएंगे। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कहा है कि यह वन्य जीव जो आपका यहाँ पे दिया है कि निर्देश जो दिया है कि वन्य एवं जीव संसाधन जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य आएंगे। चौथा जो बिंदु है आपका कृषि। कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, शस्य प्रारूप, तकनीकी तथा संस्थागत सुधार, उनका प्रभाव, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में उपयोग। इकाई 2 है आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिजों के प्रकार, वितरण, केवल मानचित्र पर खनिजों के उपयोग तथा आर्थिक महत्व, संरक्षण, ऊर्जा संसाधनों के प्रकार, परंपरागत तथा गैर परंपरागत वितरण तथा उपयोग एवं संरक्षण। सातवां बिंदु है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। संचार एवं परिवहन के साधनों का महत्व, व्यापार तथा पर्यटन। मानचित्र कार्य में भूगोल से भारत का रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। अध्याय 1 संसाधन और विकास, मुद्राओं के प्रमुख प्रकारों की पहचान। यह आपका अध्याय 3 जल संसाधन में दर्शाना है और नामांकन करना है। बाद में शलाल, भाखड़ा नंगलवाद, टेहरी, देखिए कितना बेहतरीन कर दिए, क्या क्या दर्शाना केवल उतने ही तैयार कर लीजिए। राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा नदियों के साथ। अध्याय जो 4 है कृषि से केवल पहचान करना है। चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास और जूट। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के मानचित्र कार्य से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नागरिक शास्त्र है, इससे जो 15 अंक आपको मिलेंगे। ये देखिए अध्याय 1 से जो प्रश्न पूछेगा, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद। लोकतांत्रिक देशों में सत्ता की साझेदारी क्यों और कैसे? कैसे शक्ति का संघीय विभाजन राष्ट्रीय एकता में सहायक रहा है? किस सीमा तक विकेंद्रीकरण ने इस उद्देश्य की पूर्ति की है? लोकतंत्र किस प्रकार से विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित करता है? अध्याय जो 3 है लोकतंत्र और विविधता। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है? जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है? किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है? इकाई जो 2 है आपका यहाँ पे अध्याय 5 से लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभाजन निहित है? जाति का राजनीति और राजनीति का जाति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता भेद ने राजनीति को प्रभावित किया है? और किस प्रकार सांप्रदायिक विभाजन लोकतंत्र को प्रभावित करता है? उपयुक्त अध्याय प्रोजेक्ट कार्य के रूप में किया जाना है। ये केवल प्रोजेक्ट कार्य के में। ये जो दूसरा है अध्याय 6 लोकतंत्र के परिणाम। क्या लोकतंत्र को उसके परिणामों से अंकलित किया यानी परखा जा सकता है या किया जाना चाहिए? कोई भी व्यक्ति लोकतंत्र के क्या तार्किक अपेक्षाएं कर सकता है? क्या भारतीय लोकतंत्र इन अपेक्षाओं की पूर्ति करता है? क्या लोकतंत्र लोगों के विकास, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने की ओर अग्रसर रहा है? फिर से आपका भारत में लोकतंत्र को किसने जीवित रखा अथवा किसने भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखा है? ये अध्याय 8 जो है चौथा बिंदु लोकतंत्र की चुनौतियां।
क्या लोकतंत्र की विचारधारा संकुचित होती जा रही है? भारतीय लोकतंत्र की समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है? लोकतंत्र को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है? लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में एक साधारण नागरिक की क्या भूमिका निभा सकता है? इकाई जो 4 है, आर्थिक विकास की समझ अर्थशास्त्र। इकाई 1 जो है इससे आपको 15 अंक मिलेंगे। तो इसमें 9 अंक पहले वाले चैप्टर से विकास विकास का पारंपरिक अवधारणा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय, आय और अन्य लक्ष्य, औसत आय, आय और अन्य मापदंड, शिशु मृत्यु दर, विकास की धारणीयता। दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र, क्षेत्रों के ऐतिहासिक परिवर्तन, तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, रोजगार सृजन, कार्यक्षेत्रों का विभाजन, संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय। इकाई जो 2 है आपका 6 अंक का है, भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, विभिन्न देशों में उत्पादन, विदेशी व्यापार तथा विभिन्न बाजारों का आपस में जुड़ना, वैश्वीकरण क्या है? कारक, विश्व व्यापार संगठन WTO, प्रभाव, न्यायसंगत वैश्वीकरण। 5वां है उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है? 1 या 2 साधारण केस अध्ययन, उपभोक्ता के शोषण के कारण, उपभोक्ता जागरूकता का उदय, बाजार में उपभोक्ता को कैसे होना चाहिए, उपभोक्ता संरक्षण में सरकार की भूमिका। ये नीचे आपका प्रोजेक्ट के लिए है। अब देखिए हम चित्रकला को देखेंगे कि चित्रकला में क्या क्या हमारा माइनस किया गया है। देखिए खंड को करें, इस खंड में 4 प्रश्न होंगे, इसमें से 2 प्रश्न करने होंगे, एक बस प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा जो अनिवार्य होगा। चित्रकला का जो प्राचीन उल्लेख है अब हमें नहीं पढ़ना है, चित्रकला की विशेषताएं नहीं पढ़नी है, प्रागैतिहासिक काल की नहीं पढ़नी है। अब देखिए 70% में हमें पढ़ना क्या है। चित्रकला के जो 70% जो अंक हैं, मतलब 70 अंकों के जो आपके हैं वह सिलेबस आपके क्या है। इस प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा, जिसमें खंड को अनिवार्य और शेष खंडों में से एक करना होगा। देखिए खंडों में प्राकृतिक दृश्य चित्रण जैसे उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण एवं पहाड़ी दृश्य का चित्रण, जल रंग अथवा पेस्टल रंगों से रंगे, माप आपका 20 सेमी गुणे 15 सेमी हो, अथवा आलेखन, चतुर्भुज अथवा वृत्त में केवल पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें, माप 15 सेमी से कम न हो, अथवा प्राविधिक में अंतः स्पर्शी तथा बाह्य स्पर्शी, अंतर्गत एवं परिगत आकृतियां, रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए स्पर्श रेखाएं, क्षेत्रफल संबंधी साधारण निर्णय, ज्यामितीय आलेखन, साधारण एवं करगत पैमाने। आपका खंड ख जो है स्मृति चित्रण, साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू बर्तन जैसे सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास तथा तरकारी, फल आदि पेंसिल द्वारा रेखांकन करना है। यह आपका चित्रकला विषय का हुआ। अब देखिए खंडकों में प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए पहला, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में उषा काल का 20 गुणे 15 सेमी माप में सृजन करें, जल रंग माध्यम से उषा काल का प्रभाव चित्रित किया जाए और चित्र परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट से दिखे। दूसरा है सांध्य बेला का दृश्य चित्रण पोस्टर अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण करें, जिसकी माप 20 गुणे 15 सेमी हो, चित्र में संतुलन एवं परिप्रेक्ष्य स्पष्ट हो। तीसरा है ग्रामीण दृश्य चित्रण को पोस्टर रंग, जल रंग, पोस्टल रंग द्वारा पूर्ण किया जाए, जिसमें मानव पशु आकृतियों के अलावा ग्रामीण झोपड़ियां एवं कुआं आदि का भी समावेश हो। चौथा है पहाड़ी दृश्य, यदि इतना आप बना लेते तो लगभग आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। पहाड़ी दृश्य चित्र का चित्रण 20 गुणे 15 सेमी माप में सृजित करें, रंग रेखा का संतुलन आवश्यक है। पांचवा जो बिंदु है, पेंसिल अथवा चारकोल के माध्यम से दृश्य चित्रण कीजिए, चित्र में संतुलन एवं लय का विशेष महत्व होगा, परिप्रेक्ष्य दर्शाना आवश्यक है। छठवां बिंदु जो है, चतुर्भुज में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं,
और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें, माप 15 सेमी से कम न हो। 7वां है, वृत्त में केवल एक पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उसमें कम से कम 3 मौलिक रंगों का प्रयोग करें, माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। 8वां बिंदु है आपका, किसी मार्ग के भव्य प्रवेश द्वार की परिकल्पना करें, उसके ज्यामितीय महत्व को सिद्ध करने वाली 2 समांतर वृत्ताकार मीनारों की रचना करें, जिसका ऊपरी भाग त्रिभुजाकार बीम से बंधा हो। 9वां है, किसी नहर अथवा मार्ग की परिकल्पना करें, उसकी मापनी बनाएं और निरूपक भिन्न ज्ञात करें। अंकीय आंकड़े स्वयं निर्धारित करें। नहर अथवा सड़क का लघु दृश्य भी दर्शाने का प्रयास करें। स्मृति चित्र से आपका पूछेगा। 10वां जो बिंदु दिया, साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू बर्तन जैसे सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, गिलास आदि को स्मृति के आधार पर पेंसिल अथवा चारकोल से रेखांकन किया जाए। 11वां बिंदु है, विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों को स्मृति के आधार पर रेखांकन करें, पेंसिल अथवा चारकोल से किया जाए। 12वां बिंदु है, विभिन्न प्रकार के बर्तनों एवं सब्जियों तथा फलों को पेस्टल एवं वाटर कलर से चित्रित कीजिए। खंड गौ है भारतीय चित्रकला। भारतीय चित्रकला के विभिन्न कालखंडों का विभाजन करते हुए प्रत्येक कालखंड पर मौलिक लेख लिखिए। 14वां है, चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख करें, जिससे यह सिद्ध हो सके कि कला ही जीवन है। 15वां है, प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न शिलाश्रयों का उल्लेख करते हुए उनके रंग एवं चित्रण विधान पर प्रकाश डालिए। इस तरह से लगभग जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको लगभग मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया है। आप इसे देखिए और अपने हर विषय की कॉपी पे नोट करिए और इसके अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा की तैयारी करिए और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।